हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जातिवाद एवं संप्रदायवाद तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा तत्व है? तो जाति प्रथा चेतना बोध का तत्व है। अगला प्रश्न है, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन रजनी कोठारी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि राज्य का कोई धर्म ना होना, अर्थात राज्य भी किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कोई भी विशेष प्रयास नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसने पेरियार को नास्तिक बनाया था? काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है वह है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में अंबेडकर के द्वारा सही रणनीति क्या बताई गई है? भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में अंबेडकर के द्वारा सही रणनीति बताई गई है दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना, विभेदकारी हितों की मान्यता, पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग कब गठित किया गया था? मंडल आयोग सन 1979 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व भारतीय राजनीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति, क्षेत्र तथा धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री 1995 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की थी? ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा की थी। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व किसको दिया गया था? मुस्लिम संप्रदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं? भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक विचारक जिसने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विवेचन किया है, वह राजनीतिक विचारक है रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बीपी मंडल जो हैं मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जातियों के लिए गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ी जातियों के लिए गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग कब गठित किया गया था? काका कालेलकर आयोग 1953 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जातियों के लिए अनुच्छेद 340 के तहत किसे आयोग गठित करने की शक्ति दी गई है? पिछड़ी जातियों के लिए अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को आयोग गठित करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है,
विशल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश किसने की है? तो विशल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने की है। अगला प्रश्न है, राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए ओहरा समिति 1993 ईस्वी में गठित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप क्या है? ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप लोकपाल और लोकायुक्त है। अगला प्रश्न है, लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार सन 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1963 में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन LM सिंघवी ने किया था। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम सन 1971 ईस्वी में भारत के किस राज्य में की गई थी? तो भारत में लोकायुक्त के पद की सर्वप्रथम स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी और वो महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है? भारत का गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, उसके अंदर कौन सी शर्तें होनी चाहिए? कोई व्यक्ति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है बशर्ते वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? ओम्बुड्समैन, जिसे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से भी जाना जाता है, इस संस्था की सर्वप्रथम स्थापना स्वीडन में हुई थी। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा किससे संबंधित है? ओम्बुड्समैन की अवधारणा लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ओम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ स्वीडन में हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगा सकती है, किस तरीके से लगा सकती है? तो लोकपाल के माध्यम से न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायाधीश के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो भारत में महान्यायवादी के पद से संबंधित सही कथन है, उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्त नामक निकाय की स्थापना के लिए पारित किया गया अधिनियम कौन सा है? वह है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 1 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की तरफ से अनुमति दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू कब हुआ था? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं, जो कार्यवाहक हैं। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है क्या ये बदल गए हैं कि अब भी वर्तमान में भी प्रदीप कुमार मोहंती जी भारत के लोकपाल हैं। अगला प्रश्न है, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड था। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। और इसका गठन कब किया गया था? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कार्यालय स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कार्यालय 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को पद धारण की अवधि कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण की अवधि 8 वर्ष है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने भारतीय राजनीति में जातिवाद एवं संप्रदायवाद तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को रिवीजन किया है, जो आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज जो चैनल पर शुरू की गई है और जारी है, काफी हेल्पफुल साबित होगी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ पुनः नेक्स्ट टॉपिक के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।